नमस्कार मित्रों आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की ब्रिटिश सत्ता का जब भारत में प्रवेश होता है और इनका बंगाल, मैसूर और पंजाब के साथ में जिस प्रकार संघर्ष होता है और अंत में ब्रिटिश सत्ता है वो पूरे भारत पर स्थापित हो जाती है, इस टॉपिक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 171 क्वेश्चनों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ घटनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उन घटनाओं के घटित होने के संबंध में बंगाल का उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन होता था। तो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में होता है। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर है वो रोजर ड्रेक था। प्लासी के युद्ध में क्लाइव है वो मुख्य सेनापति था अंग्रेज़ों का, और उसके साहसिक प्रयत्नों के फलस्वरूप ही और उसके जो धोखेबाजी की नीति थी उसके कारण ही सिराज है वो यानी सिराजुद्दौला है वो 1757 में प्लासी के युद्ध में हार जाता है, और इससे अंग्रेज़ खुश होकर के रोजर ड्रेक के स्थान पर 1758 में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करते हैं। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस समय रोजर ड्रेक है वो बंगाल का गवर्नर था। द्वैध शासन है वो 1765 में बंगाल में जब लागू किया गया, उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, और उस समय बंगाल का गवर्नर भी रॉबर्ट क्लाइव ही था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। उस समय बंगाल का गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव के स्वदेश चले जाने के बाद में वेंसीटार्ट को बनाया गया था, और इस समय बक्सर के युद्ध में मुख्य सेनापति वेंसीटार्ट का हेक्टर मुनरो था। और बंगाल में जब 1770 ईस्वी के दौरान अकाल पड़ता है तो उस समय कर्टियर है वो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। अंग्रेजी सेना का इस समय मुख्य सेनापति है वो हेक्टर मुनरो था, और इस समय बंगाल का गवर्नर है वो रोजर ड्रेक था। क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। बंगाल का द्वैध शासन है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वितीय कार्यकाल के दौरान 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था, और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को जब बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने आते ही द्वैध शासन को समाप्त किया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में प्लासी की लड़ाई जो 1757 में होती है उस समय रॉबर्ट क्लाइव है उस सेना का मुख्य सेनापति था, और बक्सर के युद्ध के दौरान है वो हेक्टर मुनरो मुख्य सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी सबऑर्डिनरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक है वो उस समय हैदराबाद का निज़ाम था। हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले 1798 में लॉर्ड वेलेजली, जो कि तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि प्रथा को शुरू किया गया था, सबऑर्डिनरी अलायंस को, उस समय सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल के पद को वाइसराय है वो 1858 में बनाया गया था, और प्रथम वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग थे, और ये अंतिम भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत के प्रथम वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसी प्रकार भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो 1829 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और अंतिम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम
वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग थे, वहीं भारत के अंतिम वाइसराय है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 7, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से 92 के दौरान 2 वर्ष तक चला था और इस समय श्रीरंगपट्टम की संधि द्वारा इस युद्ध में विराम लगा था। अंग्रेजों और मैसूर राज्य के मध्य कुल मिलाकर 4 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 से 1769 तक चला था। दूसरा है वो 1780 से 1784 तक चला था और तीसरा है वो 1790 से 1792 तक चला था और तीसरा युद्ध है वो 1799 में चला था और इस समय 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान है वो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1780 से जब 1784 के मध्य दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है तो 1782 ईस्वी में डिंडीगुल में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और इन चारों युद्धों में से 3 युद्ध जो प्रथम, द्वितीय और तीसरा युद्ध था, इनमें अलग अलग संधियाँ की गई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी और अंग्रेज़ों को मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और युद्ध को टीपू सुल्तान है वो 2 वर्ष तक चलाए रखता है, गतिमान रखता है, लेकिन अंत में टीपू सुल्तान की पराजय शुरू हो जाती है और टीपू सुल्तान को मजबूर होकर के अंग्रेज़ों के साथ में संधि करनी पड़ती है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ती है और वो मंगलौर की संधि होती है। और इसी प्रकार तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 1792 के दौरान टीपू सुल्तान फिर से पराजित होता है और टीपू सुल्तान को लगभग अपना आधा राज्य है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ जाता है इस समय और उसे श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ती है। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टम की संधि की गई थी 1792 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य से या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो डलहौजी ने ये नीति प्रतिपादित की थी, जिसके अंतर्गत जब किसी राजा के जीवित उत्तराधिकारी अपना खुद का वंशज उत्तराधिकारी नहीं होता था तो यदि वह राजा अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना यदि किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो उसको ये अंग्रेज है वो अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। और यदि कोई अंग्रेज़ों की अनुमति, पहली बात तो अंग्रेज़ अनुमति देते ही नहीं थे, उसको हड़प लेते थे राज्य को। और यदि किसी का ओहदा बड़ा होता या शक्तिशाली राजा होता था उसको ये लोग है वो अनुमति दे देते थे। तो वो ही है वो अनुमति लेकर के जो गोद लेते थे उसी को अंग्रेज़ों ने मान्यता दी थी। और इस राज्य हड़प नीति का पहला शिकार है वो सतारा हुआ था, जो कि 1848 ईस्वी में डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा है वो दोस्तों अंतिम गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, जो कि औरंगजेब को लिखा था। जो काव्यनुमा रचना लिखी थी फारसी भाषा में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को भेजी थी ये रचना, जिसे जफरनामा कहा जाता है। मित्रों, सिख धर्म से संबंधित 10 गुरु हुए हैं और सिख धर्म की स्थापना है वो गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक का जन्म है वो 1469 ईस्वी में तलवंडी, वर्तमान पाकिस्तान में, ननकाना साहिब में हुआ था। पहले गुरु है वो गुरु नानक थे, दूसरे है वो गुरु अंगद थे, तीसरे है वो गुरु अमरदास थे और चौथे है वो गुरु रामदास थे। 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिन्हें जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था खुसरो को शरण देने के लिए। और छठे है वो गुरु हरगोविंद थे। 7वें है वो गुरु हरराय थे। 8वें है वो गुरु हरकिशन थे और 9वें है वो गुरु तेग बहादुर थे, जिन्हें औरंगजेब ने चांदनी चौक में उनका वध करवा दिया था। और 10वें और अंतिम गुरु है वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनकी मृत्यु है वो दक्षिण में होती है। एक अपन उनको दक्षिण में जब वो होते हैं तो उनको छुरा घोंप करके उनकी मृत्यु हो जाती है और वो दक्षिण में नांदेड़ में इनकी हत्या की जाती है और वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था है वो, रेल की व्यवस्था है वो, सब है वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? मित्रों, खालसा पंथ का प्रवर्तन है वो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और इस समय बंगाल का गवर्नर है वो रॉजर ड्रैक था और लॉर्ड क्लाइव है वो मुख्य सेनापति था। लॉर्ड क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला है वो पराजित होता है और इस समय सिराजुद्दौला के साथ में मीर जाफर है वो गद्दारी कर लेता है और सिराज को पराजित होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो सबऑर्डिनरी अलायंस नामक प्रथा प्रचलित की गई थी उसका सबसे पहले वो हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में स्वीकार किया। फिर 1799 में मैसूर के राजा ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद में अवध के नवाब ने भी कर दिए थे, लेकिन बंगाल का नवाब है वो इसको नहीं मानता है क्योंकि बंगाल है वो पहले ही अंग्रेज़ों के अधीन आ चुका था। तो हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा ने वो सबऑर्डिनरी अलायंस पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1, 2 और 3 डी ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? सिख गुरुओं का कालक्रम देखते हैं। गुरु नानक पहले गुरु थे, उनके बाद में रामदास नहीं हुए थे, गुरु नानक के बाद में गुरु अंगद हुए थे और गुरु अंगद के बाद में अमरदास हुए थे। तो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। गुरु नानक के बाद में गुरु अंगद आना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तेग बहादुर के बाद में रामदास नहीं आए थे क्योंकि रामदास है वो चौथे गुरु थे और तेग बहादुर 9वें थे। गुरु नानक पहले गुरु थे, इनके बाद में गुरु अंगद 2 नंबर आए थे। फिर गुरु अर्जुन देव है वो 5 नंबर पर है और अमरदास है वो 30 नंबर पर थे। तो ये तीनों ही हैं वो गलत हो जाते हैं। गुरु अमरदास 3 नंबर गुरु थे, 4 नंबर गुरु रामदास थे, 5 नंबर गुरु अर्जुन देव थे, 6 नंबर गुरु हरगोविंद थे, 7 नंबर गुरु हरराय, 8 नंबर गुरु हरकिशन और 9 नंबर है वो गुरु तेग बहादुर थे। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन है वो एकदम सही सटीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सुगोली की संधि जो कि 1816 में हुई थी, ये किसके बीच संपन्न हुई थी? तो सुगोली की संधि है वो अंग्रेज़ों और नेपाल के मध्य हुई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य 1816 ईस्वी के दौरान सुगोली की संधि की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु है वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में 1799 ईस्वी में हुई थी और इस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान का पूरा राज्य है वो कुछ भाग है वो वाडियार वंश के जो एक बालक था कृष्णराज, उसको सौंप देता है वेलेजली और उससे सहायक संधि भी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत भारतीय राज्य कौन कौन से भारतीय राज्य है वो कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर, लेकिन ट्रावनकोर को नहीं लिया गया था। झांसी, नागपुर और सतारा, इन तीनों ही राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी ऐसे राजा जिनके स्वयं का उत्तराधिकारी यानी स्वयं का पुत्र उत्तराधिकारी नहीं था, ऐसे राज्यों को लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत यानी ऐसी राज्य हड़प की नीति निकाल करके उनको अपने राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। तो वो थे झांसी, नागपुर और सतारा। सबसे पहले सतारा है वो इस नीति का शिकार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा का उन्मूलन है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया था और कर्नल स्लीमैन ने
ठगों को समूल नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, वाडियार वंश के शासक कहाँ के शासक थे? वाडियार वंश है वो मैसूर में था, और मैसूर में 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था चौथा। उसके समय टीपू सुल्तान की मृत्यु होने के पश्चात वाडियार वंश का एक बालक था कृष्णचाँद, उसको थोड़ी सी रियासत मैसूर की दे करके वहाँ का एक नॉर्मल काम चलाऊ राजा, जो कि अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली मात्र था, बनाया गया था, और लॉर्ड वेलेस्ली ने उसका संरक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी है वो श्रीरंगपट्टनम थी। क्वेश्चन नंबर 22, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? क्लाइव को 1757 में बढ़िया प्रदर्शन किया था इसने युद्ध के मैदान में, इसलिए 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई के समय क्लाइव है वो अंग्रेजी सेना का मुख्य सेनापति था, और इस समय 1757 की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर है वो रोजर ड्रैक था, और 1758 ईस्वी में उस युद्ध में वीरता और धोखेबाजी में सफल होने के कारण क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन की नीति सबसे पहले 1765 से 1772 के दौरान लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी, और इस नीति को समाप्त करने का श्रेय है वो वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का भारतवर्ष में सबसे अधिक विरोध है वो मराठों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। बिल्कुल गलत। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण का रास्ता खुल गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य निहित था? इसमें अंग्रेज़ों का उद्देश्य नहीं था कि ऐसे लोगों की एक फौज तैयार की जाए जो रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन उनकी मानसिकता है वो अंग्रेजी हो, और उनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करना। क्वेश्चन नंबर 28, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के नवाब के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया, जिसका जिम्मेदार स्वयं अंग्रेज थे, और कुशासन का आरोप लगा करके अवध को 1856 ईस्वी के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ का संकलन है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। वहीं गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे, उन्हें मृत्युदंड है वो औरंगजेब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? देखिए मित्रों, सबसे पहले 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारत में शिक्षा पर खर्च करने के लिए एग्रीमेंट किया था कि हम लोग है वो भारत में 1 साल में 1 लाख रुपया है वो भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे। लेकिन भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव है वो 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ने अपना जो चार्टर जारी किया था, जो कि एक विधि सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद के, 1835 के मैकाले के जो चार्टर था उसके अंतर्गत आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स और कार्टियर। इनमें सबसे पहले है वो रॉबर्ट क्लाइव आता है, और रॉबर्ट क्लाइव के बाद में वेंसीटार्ट आता है,
वेंसिटार्ट के बाद में कार्टियर आता है 1770 ईस्वी के दौरान समथिंग, और इसके बाद में वापस रॉबर्ट क्लाइव आता है, और इसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आता है। तो 1 नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4 और उसके बाद में 3। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल ये कथन सत्य है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास में आधुनिक हथियार भी थे, ये कथन भी सत्य है। और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। तो उपयुक्त सभी कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके शासनकाल में इंडियन पिनल कोड, इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के समय ये तीनों ही इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो लॉर्ड कैनिंग के समय आए थे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? डाक टिकट और रेल सेवा और अत्यधिक आधुनिक कारखाने जो भी लगे थे वो सभी है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में बंगाल में रेगुलेशन 17 जारी करके सती प्रथा का अंत किया, और उसके बाद में कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। ठगों का समूल अंत है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कर्नल स्लीमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक यानी अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, अवध का स्वतंत्र राज्य है वो सादत खां बुरहान उल मुल्क ने, जो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट था उसके शासनकाल के दौरान लगभग 1724 ईस्वी में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना है वो सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हो जाते हैं? तो शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, और उसके बाद में इनके साथ में तीसरा था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने सम्मिलित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बक्सर का युद्ध किया था और ये सभी हार गए थे। इसमें मीर कासिम भाग गया था और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, और शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के साथ में इलाहाबाद की 2 संधियाँ की जाती है। प्रथम संधि है वो शाह आलम द्वितीय के साथ में की जाती है और दूसरी संधि है वो शुजाउद्दौला के साथ में की जाती है। और अंग्रेज़ों का आश्रित होने वाला प्रथम मुगल सम्राट है वो शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज़ों का प्रथम पेंशनर है वो शाह आलम द्वितीय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट है वो उस समय आलमगीर सेकंड था। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर सेकंड है वो मुगल सम्राट था। वहीं बक्सर के युद्ध के दौरान 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय है वो मुगल सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है वो अलग है और ये वॉरेन हेस्टिंग है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 40, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य अंग्रेज़ों ने जो व्यापारिक छूटें ले रखी थी उनका गलत दुरुपयोग किया था उन्होंने, इसलिए इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ था जो कि प्लासी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। और इसमें मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था उसने इसका साथ नहीं दिया, धोखा दिया और यह है वो हार गया था।
इस युद्ध में सिराज का साथ केवल 2 लोगों ने दिया था, मीर मदान और मोहनलाल। इन दोनों व्यक्तियों ने अपनी ईमानदारी से इस युद्ध में भाग लिया और इन्होंने वीर गति पाई थी। क्वेश्चन नंबर 41। और बाद में सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता है और मीर कासिम का पुत्र होता है मीर जाफर का पुत्र होता है मीरन, और उस मीरन ने सिराजुद्दौला का गर्दन है वो उड़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 41। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार कौन कौन से थे? अभी मैंने जिक्र किया था, मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल और मीर मदान इन दोनों ने ही है वो सिराज का साथ दिया। बाकी ये राजदुर्लभ, राजवल्लभ, खादिम खां और मीर जाफर ये है वो धोखेबाज साबित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 कहते हैं लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था सिराज द्वारा, और उनमें से सुबह तक केवल 123 लोग मर गए, केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। ये घटना कहाँ पर हुई थी? ये घटना है वो कलकत्ता में हुई थी। और इस घटना का जिक्र है वो उस समय हॉलवेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, जो बाद में बंगाल का गवर्नर भी बनता है। उस हॉलवेल ने इस घटना का जिक्र किया है, और ये घटना है वो सच्ची प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि एक 10 बाई 10 के कमरे में 146 लोगों को नहीं डाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। ये किस बंगला कवि का कथन है? तो ये नवीन चंद्र सेन ने कहा था कि प्लासी के युद्ध के बाद में ये शाश्वत काली रात का प्रारंभ हुआ है बंगाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 44। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संख्या दी? तो 1765 से 1772 में जो बंगाल में शासन रहा था अंग्रेजों का, उसको डाकुओं के राज्य की संख्या है वो इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 45। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस की पॉलिसी है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। यानी अपने सीमावर्ती जो राज्य पड़ते थे उनसे दोस्ती की जाए, उनसे दुश्मनी मोल नहीं ली जाए, अपने चारों तरफ जहाँ पर अंग्रेज़ों का ये साम्राज्य था इसके चारों तरफ अपने मित्र हो। रिंग फेंस की नीति है वो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 46। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? इलाहाबाद की संधि के बाद में मुर्शिदाबाद का उप दीवान नायब दीवान है वो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। और उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि के बाद में बिहार का उप दीवान यानी नायब दीवान है वो राजा सीताब राय को नियुक्त किया गया था। तो इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था। वहीं बिहार का उप दीवान है वो राजा सीताब राय को बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये हमें अभी पढ़ा था हमने कि राजा सीताब राय को बिहार का और मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 48। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह को अफगानिस्तान का जो शाह था, शाह शुजा, उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये शाह शुजा है वो मुगल शाह शुजा नहीं है, ये अफगान का राजकुमार था, अफगानिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 49। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, ये ब्रिटिश मुख्य सेनापति है वो सर आयरकूट था। क्वेश्चन नंबर 50। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी 1791 के दौरान।
लॉर्ड वेलेजली ने साइक संधि प्रणाली शुरू की थी 1799 ईस्वी से। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था, तो ये कथन असत्य है, सुमेलित नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बंगाल में 17वां रेगुलेशन लाया गया और इस 17वें रेगुलेशन के द्वारा राजा राम मोहन के प्रयासों के बाद में सती प्रथा को कानूनन अपराध घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो मैच नहीं है, यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स की जगह लॉर्ड वेलेजली आना चाहिए, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1804 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली है वो गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 52, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी, धन दिया था उन्हें और अपना आशीर्वाद भी दिया था। इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया वो था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी के दौरान लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर है वो लॉर्ड वेंसिटार्ड था और मुख्य सेनापति है वो हेक्टर मुनरो था। और प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर है वो रोजर ड्रैक था और अंग्रेजों का मुख्य सेनापति है वो रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव को इस युद्ध में वीरता और धोखेबाजी की पराकाष्ठा करने के कारण 1758 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया था। और बाद में रॉबर्ट क्लाइव है वो 1765 से 1772 ईस्वी के दौरान और दूसरी बार गवर्नर रहता है। क्वेश्चन नंबर 54, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग है वो उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और ये अंतिम भारत के गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय है वो बने थे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 55, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? रणजीत सिंह है वो शुक्र चकिया मिशन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 56, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को छीन लिया था? तो मैसूर को है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैसूर राज्य, जो कि वाडियार वंश के अंतर्गत नाम मात्र का राज्य था, उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। क्वेश्चन नंबर 57, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अंग्रेजों की मनमर्जी न चले, अंग्रेज राज्य में ज़्यादा हस्तक्षेप न कर सके, इसके लिए मीर कासिम ने अंग्रेजों से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 58, किसकी समाधि के कारण नांदेड़, जो कि दक्षिण में पड़ता है महाराष्ट्र में, गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है? नांदेड़ गुरुद्वारा है वो गुरु गोविंद सिंह की वहाँ पर समाधि है और उनकी याद में वहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है, जो कि सिखों का एक पवित्र स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, बक्सर के युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, इस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक इस समय है वो शाह आलम द्वितीय था, जो कि इस संघर्ष में सम्मिलित था। शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, और मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों ने एक त्रिगुट का निर्माण किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा, लेकिन ये है वो हार गए थे। और बाद में शाह आलम द्वितीय को और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेज़ों यानी रॉबर्ट क्लाइव के साथ में इलाहाबाद की 2 संधियाँ करनी पड़ी थी अलग अलग। पहली संधि है वो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, वहीं दूसरी संधि है वो शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, उनके साथ में की गई थी। वहीं मीर कासिम है वो भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 60, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में
उस समय भारत का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड वेलेजली था। इस समय है वो, और उस समय हम भारत का गवर्नर जनरल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था वेलेजली, और इस समय 1799 में टीपू सुल्तान है वो मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 61, किसके शासनकाल में ब्लैक होल ट्रेजरी हुई थी? ब्लैक होल का घटना, ब्लैक होल ट्रेजरी है वो सिराजुद्दौला के समय हुई थी, और इसी का हवाला देकर के अंग्रेज़ों ने अपनी किलेबंदी की थी, और आखिरकार प्लासी की लड़ाई होती है, और उसमें मीर जाफर है वो सिराज के साथ में धोखा करता है, और सिराज की हार हो जाती है। बाद में मीर जाफर का पुत्र मीरन है वो सिराज को पकड़ करके उसकी हत्या कर देता है, और सिराज के सिर को बंगाल में ये है वो मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, और बहुत ही खराब व्यवहार किया जाता है सिराज की बॉडी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 62, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु, मैं सभी गुरुओं के नाम बता देता हूँ। सिखों के प्रथम गुरु है गुरु नानक, दूसरे है वो गुरु अंगद, तीसरे है वो गुरु अमरदास, चौथे है वो गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, और छठे थे गुरु हरगोविंद, सातवें थे गुरु हरराय, आठवें है वो गुरु हरकिशन, नब्बे है वो गुरु तेग बहादुर, और 10वें है वो गुरु गोविंद सिंह थे। तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु है वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और सिखों को एक लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय सिखों के छठे गुरु जो कि हरगोविंद थे उनको जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ है 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, डिंडीगुल किसका नाम है? डिंडीगुल है वो तमिलनाडु में एक नगर का नाम था, जो कि हैदर अली के नियंत्रण में था, और यहाँ पर हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 65, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना जो कि मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर लिया गया था? तो ऐसा करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही मुर्शिदाबाद से खजाना है वो कलकत्ता शिफ्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 66, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, किसके समय में, और मैं बता देता हूँ आपको कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स था, वहीं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है वो 1829 ईस्वी तक लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, वहीं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का प्रथम वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग था, वहीं भारत का अंतिम वाइसराय है वो लॉर्ड माउंटबेटन था, और भारत का प्रथम भारतीय वाइसराय है वो सी राजगोपालाचारी था। सी राजगोपालाचारी है वो भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम वाइसराय थे। क्वेश्चन नंबर 67, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में प्रथम न्यायालय खोला गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। क्वेश्चन नंबर 68, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट भी है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेली थे? 1767 से 1769 के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। 1790 से 1792 के दौरान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। 1824 से 1826 के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, और 1845 से 1846 के दौरान है वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। तो 1845 से 1846 के दौरान लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है वो 1848 से 1849 में हुआ था। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। और
एक नंबर ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1767 से 1769 के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध न होकर के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1767 से 69 के दौरान। तो 1 नंबर और 4 नंबर है वो गलत है, 2 और 3 है वो सही है। 1790 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 2 और 3 है वो राइट है, 2 और 3 है अपने, 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, तो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे, उन्होंने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, न कि गुरु तेग बहादुर ने। दूसरा है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु अमरदास के बाद में बने थे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि रामदास है वो चौथे गुरु थे और गुरु अर्जुन देव है 5वें थे। इस हिसाब से रामदास के बाद में ही अर्जुन देव थे। और गुरु अंगद या गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी थी, तो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद और उन्होंने सिखों के लिए अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 है वो राइट है, 2 और 3 है अपने बी में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों यानी प्रिंसली स्टेट्स पर विचार की थी। झांसी, संबलपुर और सतारा। झांसी जो कि 1854 ईस्वी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के सिद्धांत से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाई गई थी, और संबलपुर है वो 1849 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना, और सतारा है वो इस नीति का सबसे पहले शिकार हुआ था। तो सतारा सबसे पहले 1848 में, फिर संबलपुर 1849 में, और फिर झांसी है वो 1854। तो 3-2-1 है वो अपने सी ऑप्शन में। सही कालक्रम ये है, सतारा 1848, संबलपुर और जैतपुर 1849 और झांसी है वो 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो ये दूतावास स्थापित करने वाला है वो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 73 सॉरी, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अंतर्गत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। 1775 ईस्वी के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1780 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1824 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और 1838 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो मित्रों 1775 ईस्वी के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी तक, और 1824 से 26 के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, 1780 से 1784 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और 1824 से 1826 के दरमियान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और 1838 ईस्वी के दौरान है वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध संपन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ठगों का दमन है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कर्नल स्लीमैन द्वारा ठगों का अंत किया गया था। ठगों को समूल नष्ट है वो कर्नल स्लीमैन ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 76, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। उत्तरवर्ती मुगल शासक है और उनकी उपाधियों और उपनाम से मैच करना। बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि मुअज्जम वो इनका वास्तविक नाम था, इनको शाह ए बेखबर कहा गया है, और एक अंग्रेज इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा है कि ये अंतिम भारतीय मुगल शासक है जिनके बारे में 2 शब्द है वो कुछ अच्छे कहे जा सकते हैं। फर्रुख कसियर, जो कि 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को दस्तक जारी करता है,
केवल 3,000 रुपये वार्षिक के बदले में अंग्रेज वो मन मुताबिक कहीं पर भी मुगल साम्राज्य में व्यापार कर सकते थे। इसे भारतीय इतिहास में मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है और ये लाल कुंवर नामक वैश्या से संबंध रखता था और उसी के अंडर रहता था। वो जैसा कहती थी वैसा ही ये करता था। और फर्रुख कशीर है वो मारवाड़ का उस समय राजा होता था अजीत सिंह, उसका दामाद भी था। और कहते हैं फर्रुख कशीर की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह है वो अपनी पुत्री को वापस जोधपुर ले आया था। मोहम्मद शाह है वो उसका नाम रंगीला है, उपनाम था मोहम्मद शाह का, क्योंकि ये है वो दरबार में अश्लील हरकतें करता था और ये स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी दरबार में आ जाता था। और बहादुर शाह सेकंड जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, ये जफ़र उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने अपने अंतिम समय में कविता लिखी थी कि जफ़र इतना बदनसीब है कि इसे 2 गज ज़मीन भी अपने वतन की दफन के लिए, कब्र के लिए नहीं मिल पाई, कफन के लिए इसे अपनी ज़मीन भी नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 77, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम जो कि औरंगजेब का पुत्र था, ये किस नाम से राज सिंहासन पर बैठा था? लगभग ये राज सिंहासन पर बैठने के दौरान 75 वर्ष का था, क्योंकि औरंगजेब ने लगभग 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। तो औरंगजेब ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था और ये पुत्र है वो इसके मुगल सम्राट बनने से पहले का था। तो ये लगभग 75 वर्ष की अवस्था में है वो मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण करके मुगल सम्राट बनता है। कम्बक्स और दूसरा एक पुत्र था औरंगजेब का, इनको इसने हरा दिया था। औरंगजेब का वैसे 5 पुत्र थे। एक पुत्र है वो ईरान भाग गया था, इसके विरुद्ध विद्रोह करके, अकबर नाम था उसका। वो अकबर महान नहीं, अकबर महान है वो हुमायूं का पुत्र था। लेकिन औरंगजेब के पुत्र का भी नाम था अकबर, जो औरंगजेब से विद्रोह करके मक्का भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 78, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ और ये जहांदर शाह है वो किसकी सहायता से सम्राट बना? तो जुल्फिकार खान ने जहांदर शाह का पक्ष लिया और जहांदर शाह को मुगल सम्राट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 79, फर्रुख कशीर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फर्रुख कशीर है वो सैयद बंधुआ अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से यह है वो मुगल सम्राट बना था फर्रुख कशीर। और सैयद बंधुआ अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को किंग मेकर भी कहा जाता भारतीय इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 80, ये आ गया देखो, नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सैयद बंधुआ, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, सैयद बंधुआ ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो फर्रुख कशीर की इन्होंने हत्या कर दी थी मराठों के सहयोग से, सत्ता से पदच्युत करके फर्रुख कशीर की 1717 ईस्वी में सैयद बंधुआ अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ने फर्रुख कशीर की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 82, सैयद बंधु ने किन किन को मुगल बादशाह बनाने का काम किया? तो फर्रुख कशीर को बनाया था, रफ़ी-उद-दर्जात को बनाया था, रबी-उद-दौला को बनाया था और मोहम्मद शाह जो कि अंतिम सैयद बंधुआ द्वारा बनाया गया मुगल सम्राट था। और इसी मोहम्मद शाह ने दक्षिण जाते समय सैयद बंधुआ की धोखे से हत्या करवा दी थी, जो कि मोहम्मद शाह को मारना चाहते थे। लेकिन मोहम्मद शाह है वो उससे, हालांकि ये कोई चतुर वतुर नहीं था, लेकिन इसका काम बन गया था और धोखे से सैयद बंधुआ अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को इसने धोखे से मोहम्मद शाह रंगीला ने मरवा दिया था दक्षिण अभियान के दौरान। क्वेश्चन नंबर 83, सैयद बंधुआ का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1724 ईस्वी में लगभग इनकी मृत्यु हो जाती है, हत्या करवा दी जाती है सैयद बंधुआ की। क्वेश्चन नंबर 84, किस मुगल बादशाह का नाम या मूल नाम है वो रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर है वो मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम था, रोशन अख्तर। क्वेश्चन नंबर 85, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद
किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए थे? ये है वो मुगल जो रंगीला के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध था, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका वास्तविक नाम है वो रोशन अख्तर था। इसके समय में अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद है वो स्वतंत्र राज्य बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 86, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ईरान का नेपोलियन है वो नादिर शाह को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था तो उस समय है वो मोहम्मद शाह रंगीला है वो भारत का सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 38, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण है वो किस मुगल शासक के समय हुए थे? तो इनमें सर्वाधिक 3 आक्रमण है वो शाह आलम द्वितीय के समय सर्वाधिक 3 आक्रमण किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 89, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम है वो अली गौहर था? अली गौहर है वो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। वहीं मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम है वो रोशन अख्तर था। और शाह आलम द्वितीय जो कि अंग्रेज़ों का प्रथम पेंशन भोगी मुगल सम्राट था, इसका वास्तविक नाम है वो अली गौहर था। और ये एक इनका वजीर होता था नजीबुद्दौला। इसके भय से ये लगभग 12 वर्ष है वो बिहार में निर्वासित जीवन की तरह निर्वासित जीवन बिताया था इसने। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा मुगल बादशाह है वो विषम परिस्थितियों के कारण विशेषतः मीर बख्शी यानी वजीर नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर बिहार में ये निर्वासित जीवन इसने बिताया था। और फिर मराठों की सहायता से ये दिल्ली की अपनी राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ था। वो था शाह आलम द्वितीय, जिसका वास्तविक नाम है वो अली गौहर था। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 91, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया ये शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। तो ये शब्द है वो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह सेकंड के थे। बहादुर शाह प्रथम है वो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था, ज्येष्ठ पुत्र। क्वेश्चन नंबर 92, सॉरी, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह है वो शाह आलम द्वितीय था। अंग्रेजों का प्रथम पेंशन भोगी बादशाह शाह आलम द्वितीय था, जो कि 1864 ईस्वी में अंग्रेजों से पेंशन स्वीकार कर लेता है और कड़ा और इलाहाबाद के 2 छोटे कह सकते हैं देसी राज्य, उनसे ये संतुष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो बंगाल का स्वतंत्र राज्य है वो 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली जफर खां या मुर्शीद कुली खां ने बनाया था। फर्रुखाबाद 1714 ईस्वी में मोहम्मद खां बंगस ने इसकी स्थापना की थी, स्वतंत्र फर्रुखाबाद की। कर्नाटक की स्थापना 1720 ईस्वी में सादत खां ने की थी और अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। और इसी प्रकार 1724 ईस्वी में चिंकलीज खां, उसका भी नाम था बुरहान उल मुल्क, उसने हैदराबाद की स्थापना की थी 1724 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 94, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में मैंने अभी जिक्र किया था, मीर कमरुद्दीन या चिंकलीज खां या निजाम उल मुल्क ने की थी। रुहेलखंड की स्थापना 1727 ईस्वी में अली मोहम्मद खां ने की थी और भरतपुर की स्थापना 1740 ईस्वी में बदन सिंह ने की थी। वहीं मैसूर की स्थापना 1761 ईस्वी में हैदर अली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 95, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब है वो नवाब वजीर के नाम से जाने जाते थे या प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 96, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन ने, जो ग्रामीण जाट थे उनको एक सैनिक शक्ति के रूप में चूड़ामन ने संगठित करने का कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसी जाटों का अफलातून प्लेटो ऑफ द जाट्स एवं जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति जाटों का यूलिसिस
द जाट यूलिसिस कहा जाता है। तो महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून और जाटों का यूलिसिस है वो यूनान का एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था, वीर व्यक्ति। और अफलातून का मतलब होता है चौड़े कंधों वाला। तो सूरजमल की मूछें बहुत लंबी थी और हट्टा कट्टा जिसकी कद था, और अफलातून का अर्थ होता है जिसके कंधे बहुत चौड़े हो। इसी प्रकार महाराजा सूरजमल के भी कंधे है बहुत चौड़े थे और बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे। इन्हें महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून और जाटों का यूलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, मुर्शीद कुली जफर खां या मुर्शीद कुली खां को बंगाल, जो कि 1717 ईस्वी के दौरान बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो ये फर्रुख कसीर ने 1717 ईस्वी में बंगाल की, और बाद में वैसे 1717 ईस्वी के दौरान बंगाल की देता है, और 1719 ईस्वी के दौरान उड़ीसा की, जो कि फर्रुख कसीर है वो मुर्शीद कुली खां को सूबेदारी देता है। और बाद में है वो मुर्शीद कुली खां है वो 1719-20 में ही बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है, यानी बंगाल को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर देता है। क्योंकि उस समय वो मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही कमज़ोर शासक था, जो कि नाचने गाने में अपना ध्यान देता था। नग्न स्त्रियों की उसे संगत पसंद थी। वो स्त्रियों के कपड़े पहन करके है वो दरबार में आ जाता था और नंगा दौड़ लगाता था। क्वेश्चन नंबर 99, जिसकी आखिरकार मोहम्मद शाह रंगीला की शहीद बंधु है वो उसे परेशान होकर के उसी की हत्या करना चाहते थे, लेकिन इस समय थोड़ी बहुत चालाकी का परिचय है वो मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया। और 1724 ईस्वी में दक्षिण अभियान पर जा रहे थे ये चिंकलीज खां, जो कि निजाम था दक्षिण में। चिंकलीज खां जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी, उसके खिलाफ युद्ध पर जा रहे थे और शहीद बंधुओं के साथ में ये मोहम्मद शाह रंगीला उस समय धोखे से इसने शहीद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां की हत्या करवा दी थी रास्ते में। क्वेश्चन नंबर 99, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो मुर्शिदाबाद की स्थापना है वो मुर्शीद कुली खां ने की थी, जिसका पूरा नाम मुर्शीद कुली जफर खां था, और उसने ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी है वो मुर्शिदाबाद को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 100, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां या मुर्शीद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्व प्रमुख कारण क्या था? ये कारण था मुगल बादशाह फर्रुख कसीर द्वारा जो 1717 ईस्वी में फरमान जारी किया गया था, दस्तक जारी की गई थी शुल्क मुक्त व्यापार की, उसको लेकर के मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में अंग्रेज़ों को बोल दिया कि ये दस्तक हमारे यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ हम मुगलों से स्वतंत्र हैं, मेरा स्वतंत्र साम्राज्य है। और फर्रुख कसीर ने वो दस्तक जारी कर दी थी 1717 में अंग्रेज़ों को। जो अंग्रेज़ डॉक्टर था उसने इसका इलाज किया था, खुजली वगैरह इसको थी बेवकूफ़ को, और इस बेवकूफ़ ने नशे की हालत में 1717 में दस्तक जारी कर दी, जिसको कि स्वतंत्र शासक था मुर्शीद कुली खां, जो मानता था कि मैं मुगलों से स्वतंत्र हूँ, उसने कहा कि हमारे यहाँ दस्तक नहीं चलेगी। और इसको लेकर के अंग्रेज़ और मुर्शीद कुली खां के बीच में मनमुटाव हुआ और संघर्ष भी हुआ था, जिसकी कंपनी ने अलग व्याख्या की। वहीं मुर्शीद कुली खां ने कहा कि हमारे यहाँ पर ये ऑर्डर है वो नहीं चलेगा। इस बीच बात को लेकर के अंग्रेज़ों और मुर्शीद कुली खां, जो कि बंगाल का गवर्नर था उस समय का और जिसने बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, इनके मध्य मनमुटाव हुआ था, संघर्ष हुआ था और इसकी अलग अलग दोनों ने व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला है वो 1719 से 1738 ईस्वी तक शासन करता है, मुगल सम्राट रहता है। तो उसने मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 102, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना
मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो वो शहद देगी, और यदि छत्ते के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ की गई तो ये मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण भी ले सकती हैं। ऐसा कहा था अलीवर्दी खान ने। क्वेश्चन नंबर 103, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसी द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले बना करके क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं से कोई भय नहीं है। ऐसा कहा था अलीवर्दी खान ने। क्वेश्चन नंबर 104, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग सकती है। ऐसा मानना था अलीवर्दी खान का। क्वेश्चन नंबर 105, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और डच्चों को एक साथ कभी भी निर्बल बनाने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत कर दो और अन्य तुमको विशेष कष्ट है वो नहीं देंगे। ऐसा अलीवर्दी खान ने अपने नातिन सिराजुद्दौला को कहा था कि अंग्रेज़ों को पहले नष्ट करना, तीनों को एक साथ नष्ट करने की कभी कोशिश मत करना। फ्रांसीसी और डच्चों को तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये इतने शक्तिशाली नहीं है, और अंग्रेज जितने शक्तिशाली है इतने ही चालाक भी है। क्वेश्चन नंबर 106, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। बंगाल के नवाब का अपना खुद का अलीवर्दी खान का पुत्र नहीं था, इसने अपनी पुत्री का जो पुत्र था सिराज, उस सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। सिराजुद्दौला है वो नातिन था अलीवर्दी खान का, यानी अपनी पुत्री का पुत्र था, यानी दोहिता। क्वेश्चन नंबर 107, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी की गई थी, ये कारण प्रमुख था। अंग्रेज़ों द्वारा जो दस्तक फर्रुखाबाद ने दी थी उस फ्री पास का दुरुपयोग किया था, क्योंकि ये दस्तक है वो दूसरे व्यापारियों, जो भारतीय व्यापारी थे, उनको बेच देते थे और उनसे ये पैसा वसूल कर लेते थे, जो कि पैसा राजस्व में सिराज के यहाँ जाना चाहिए था, और भारतीय व्यापारियों को जो पास दे देते थे तो भारतीय व्यापारी भी उधर राजस्व जमा नहीं करवाते थे, वे सीधे ही अंग्रेज़ों को दे देते थे उस पास के पैसे। इस प्रकार सिराज का खजाना है वो खाली होने लगा था। तो ये भी इनके मध्य मनमुटाव का या विवाद का कारण था। और भगोड़ा, जो सिराज का भगोड़ा था कृष्ण वल्लभ, उसको कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने शरण दी थी। तो ये तीनों ही कारण है वो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य विवाद का प्रमुख कारण थे। क्वेश्चन नंबर 108, सुमेलित कीजिए। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार है वो 15 से 20 जून 1756 ईस्वी में कर लिया गया था। काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजरी है वो 20 जून 1756 में हुई है। इसका वर्णन केवल अंग्रेज इतिहासकार हॉलवेल ने किया है, जो कि बाद में बंगाल का गवर्नर भी बनाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के बाद में। अलीनगर की संधि है वो सिराज ने अंग्रेज़ों के साथ में, रॉबर्ट क्लाइव के साथ में 9 फरवरी 1757 में संपन्न की थी। और प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 ईस्वी में केवल 4 घंटे में पूरा हो गया, क्योंकि इस युद्ध तो हुआ ही नहीं था, असल में यहाँ पर केवल और केवल धोखेबाजी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 109, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान कीजिए। उस क्षेत्र का नाम था उत्तरी 24 परगना। क्वेश्चन नंबर 110, सॉरी एक बार पानी पी लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 110 है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। क्यों? क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण से दूर, कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि वह अंग्रेज़ों का ज़्यादा हस्तक्षेप उसे सहन न करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 111, मीर कासिम है वो मीर जाफर का दामाद था, और मीर जाफर को क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ऐसा लिखा था मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 112,
बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया, जो कि मीर कासिम ने उठाया था। क्योंकि अंग्रेज है वो दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए भारतीय व्यापारियों के लिए भी मीर कासिम ने दस्तक जारी कर दी, जिससे अंग्रेजों को जालसाजी करने का मौका नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 113, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी के दौरान संपादित हुई थी, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम सेकंड को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, तो ये कथन सत्य है। कड़ा और इलाहाबाद के जिले है वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास में थी, जिनको शुजा-उद-दौला के पास से छीन करके शाह आलम सेकंड को दे दिया गया, जो कि मुगल सम्राट था उस समय। बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की प्रथम संधि है 12 अगस्त 1765 ईस्वी के दौरान रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के जो कि मुगल सम्राट था उनके बीच में हुई थी। और दूसरी इलाहाबाद की संधि है वो 16 अगस्त 1765 ईस्वी के दरमियान रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दीन या शुजा-उद-दौला के बीच में संपादित हुई थी। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी है वो शाह आलम द्वितीय ने दे दी थी, ये कथन भी सत्य है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, तो ये कथन है वो असत्य है। ये दोनों ही कथन है वो सत्य है, 1 और 2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी के दौरान संपादित हुई थी, ये किन के मध्य हुई थी? तो ये है वो दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दीन या शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 115 है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा है वो मीर जाफर को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 116, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरी एक बैताल यानी फैंटम के रूप में व्याख्यातित किया है? तो वो था मुबारक-उद-दौला। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 है, कर्नल मालसन ने कहा था कि कंपनी के अधिकारियों का एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वे सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। वो था मीर जाफर के बारे में ऐसा कहा था कर्नल मालसन ने। क्वेश्चन नंबर 118, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो ये ऐसा करने वाला था टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 119, किसने घोषणा कर रखी थी कि वे अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकाल बाहर करेगा और अंततः ये ऐसा करने वाला है वो हैदर अली था। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना है वो हैदर अली ने की थी। बाद में इसका संरक्षण है वो उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने भी किया था, और उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर के जैकोबिन दल का वो सदस्य होता है, अपने को नागरिक टीपू कहता है, और श्रीरंगपट्टनम जो कि टीपू की राजधानी थी वहाँ पर स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वे अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से बाहर निकालेगा और फिर अंततः भारत से बाहर निकाल देगा? ऐसी घोषणा की थी हैदर अली ने। क्वेश्चन नंबर 120, मैच कीजिए युद्धों को उनके बाद में हुई संधियों से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 ईस्वी के दौरान लड़ा गया था, इस समय मद्रास की संधि की गई थी। मद्रास की संधि के फलस्वरूप यह युद्ध समाप्त हुआ था, और इस युद्ध में मेन बात यह थी, मुख्य और याद करने वाली बात है कि हैदर अली इस युद्ध में विजय हुआ था। क्वेश्चन बी ऑप्शन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 ईस्वी के दौरान लड़ा जाता है। यहाँ पर 1782 ईस्वी में डिंडीगुल में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 2 साल तक 1782 से 1784 तक उसका पुत्र हैदर का पुत्र टीपू है वो युद्ध को जारी रखता है, टीपू सुल्तान, लेकिन उसको अंततः पराजित होना पड़ता है और अंग्रेजों से मंगलौर की संधि करनी पड़ती है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 1792 के दौरान। 1792 में टीपू सुल्तान हार जाता है, उसका आधे से अधिक राज्य है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था और टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य किया था। क्वेश्चन नंबर 121 से मैच कीजिए युद्धों को, उसके बाद में अंग्रेजी सेना का उस युद्ध में नेतृत्व किसने किया था?
तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान सेनापति है वो अंग्रेज़ों का जनरल स्मिथ था, और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज़ों का मुख्य सेनापति जनरल आयरकूट था, और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। वहीं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग था और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग था। तो पहले में वॉरेन हेस्टिंग्स था, दूसरे में लॉर्ड हेस्टिंग्स था, तीसरे में कॉर्नवालिस था, और वहीं चौथे में वेलेजली था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था, जबकि मुख्य सेनापति अंग्रेज़ों का जनरल मिडोज था। वहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड वेलेजली था, जिसने सबऑर्डिनरी अलायंस यानी सहायक संधि की प्रथा को शुरू किया था। सबसे पहले 1758 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम ने, और 1799 में टीपू के मृत्यु के पश्चात जो थोड़ा बहुत मैसूर का राज्य है वो वाडियार वंश के शासक, बालक शासक, जो कि छोटे से बच्चे को शासक बनाया था, वो वेलेजली ने खुद संरक्षक रहते हुए कृष्णराज, उसके साथ में 1799 ईस्वी में इसने सबऑर्डिनरी अलायंस किया था, यानी सहायक संधि की थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। वहीं मुख्य सेनापति है वो जनरल स्टुअर्ट यानी लॉर्ड स्टुअर्ट था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मुख्य सेनापति जनरल स्मिथ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मुख्य सेनापति जनरल आयरकूट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मेजर जनरल मिडोज मुख्य सेनापति था, और वहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जनरल स्टुअर्ट है वो अंग्रेज़ों का मुख्य सेनापति था। अंग्रेज़ों को प्रथम युद्ध में हैदर अली के हाथों पराजय झेलनी पड़ी, लेकिन बाकी के तीनों युद्धों में अंग्रेज़ों को विजय मिली, और मैसूर का इतना बड़ा साम्राज्य है वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और इस समय वेलेजली ने कहा था कि हमने अपने शत्रुओं को मजबूत किए बिना मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया है, और इसने घोषणा भी की थी कि अभी पूर्व का साम्राज्य, वेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद में मैसूर को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में, भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के पश्चात ये कहा था कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। क्वेश्चन नंबर 122, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु 1782 में यानी 1780 से 1784 ईस्वी के दौरान दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जा रहा था, और उस समय 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के पश्चात हैदर के पुत्र टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को 2 वर्ष तक चलाए रखा था, और बाद में उसको हार झेलनी पड़ी और उसको मंगलौर की संधि करनी पड़ी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि होती है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मैंगलोर की संधि होती है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, 1 2 3, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों को मध्य मंगलौर की संधि, जो कि 1784 ईस्वी में संपादित हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? उसका नाम था लॉर्ड मैकेरिने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मंगलौर की संधि, जो कि 1784 ईस्वी में संपादित हुई थी, अंग्रेजों की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर है वो लॉर्ड मैकेरिने था। वहीं मंगलौर की संधि पर टीपू ने भी साइन किए थे, अपने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से मद्रास के गवर्नर ने किए थे, और उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड मैकेरिने। क्वेश्चन नंबर 124 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 125, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के तहत क्या क्या स्वीकार किया गया था? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, टीपू को ऐसा स्वीकार करना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध शक्ति के रूप में हर्जाना देना पड़ा, ये भी स्वीकार करना पड़ा।
ब्रिटिश रेजिडेंट की श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, तो ऐसा नहीं हुआ था। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में नहीं रखा गया था। टीपू को अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास में रखना स्वीकार करना पड़ा था, जब तक कि ये 3 करोड़ रुपया टीपू है वो अंग्रेजों को नहीं दे दी। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन है वो सत्य है, 3 नंबर गलत है। तो 1, 2, 4 है अपने सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126 है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन किन देशों के साथ में संपर्क किया था? तो टीपू ने फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, इन सभी देशों के साथ में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए समर्थन मांगा था। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरू की थी। टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया था। तो ये तीनों ही कथन है वो सत्य है। और चौथा कथन है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर के उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वयं उसका सदस्य हुआ, स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया श्रीरंगपट्टनम में, और अपने को नागरिक टीपू यानी सिटीजन टीपू विहित करने लगा यानी कहने लगा था। तो इनमें से ये सभी कथन है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 128 है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चे में शामिल कौन कौन थे? तो ट्रावनकोर का राजा था, निजाम था, मराठे थे और अंग्रेज, इन चारों का एक चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा टीपू के विरुद्ध खड़ा हुआ था और टीपू को अंततः पराजित होकर श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी 1792 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 129 1 to 9 है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में लड़ा गया और टीपू की मृत्यु हुई थी, तो इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन है वो इनमें से सही है। 3 कथनों में से पहला कथन है, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, कथन सत्य है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, ये कथन भी सत्य है। दूसरा भी, वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज सेकंड को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि ला दी गई। तो तीनों ही कथन है वो सत्य है यानी सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 130, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता हूँ? ऐसा कहा था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान की शक्ति है वो स्थल पर अंग्रेजों से ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान अंग्रेजों पर आक्रमण करता, अंग्रेज भागकर समुद्र में चले जाते थे और नौसेना है वो टीपू की बहुत ही मजबूत नहीं थी, बहुत दीनहीन थी, यानी शक्तिशाली नौसेना का टीपू के साथ, टीपू के राज्य में टीपू के पास शक्तिशाली नौसेना का अभाव था, जिस कारण उसकी अंततः पराजय हुई और उसकी 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 131 131 है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? ऐसा हमेशा है वो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध कहा करता था। क्वेश्चन नंबर 132 है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी तक, यानी 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का तलवंडी जो कि ननकाना साहिब पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है, वहाँ पर 1469 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1538 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे, क्योंकि बाबर है वो 1530 तक था, 1526 से 1530 तक भारत में, 1530 में भारत में उसकी मृत्यु हो गई थी आगरा में। और उनका जन्म है वो जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना साहिब पाकिस्तान था, तो ये कथन सत्य है। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद या गुरु अंगदेव थे, जिसका मूल नाम है वो लहना था, ये कथन भी सत्य है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया, ये कथन भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद की कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई गई। तो ये सभी कथन है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 133 है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राष्ट्रीय वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो ऐसा किया था गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 134 है,
निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेज़ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया? उसने सबऑर्डिनरी अलायंस यानी सहायक संधि की थी, समामेलन यानी अपने राज्य में मिला लेना, और युद्ध द्वारा मिलाना, धोखेबाजी उसने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन है वो सत्य है? कथन नंबर 1 है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना की, और अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू संप्रदाय में संगठित किया। तो ऐसा गुरु हरगोविंद ने किया था, जो कि छठे गुरु थे। ऑप्शन नंबर 2 है गुरु हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कथन भी सत्य है, क्योंकि छठे गुरु जो कि हरगोविंद थे उनको अपना अंतिम समय कश्मीर पहाड़ियों में बिताना पड़ा था, कीरतपुर में। कीरतपुर जो कि कश्मीर में स्थित है, पहाड़ी जिला। और ऑप्शन नंबर 3 है, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। यह कथन भी सत्य है। और चौथा कथन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली में बनाया गया है। तो ये सभी कथन है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 136, किस सिख गुरु ने कहा था, सरदाद सिर्रे ने दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ऐसा कहने वाले थे गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने अपने धर्म से पथ भ्रष्ट हुए बिना, अपनी कोई भी बात बताए बिना अपनी जान है वो न्यौछावर कर दी थी, अपना सर कटवा लिया था। ऐसे गुरु थे सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 137 है, किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को बाकला दा बाबा या बाकला के बाबा कहा जाता है। बाकला दा बाबा यानी गुरु तेग बहादुर की उपाधि, जिन्हें त्याग राज की उपाधि भी प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 138, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए थे, आनंदपुर साहिब में। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया था। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश यानी सिखों के लिए बनाए गए नियम बनाए थे। 5 कक्कार के नियम, कच्छा, कड़ा, कंघा, कंगन, ये 5 कैसे शुरू होने वाली वस्तुएं हैं वो सिखों के लिए इन्होंने अनिवार्य की थी। उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का प्रारंभ किया था। तो ये सभी कथन है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 139, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन सी है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा। जफरनामा है वो इन्होंने एक काव्य ग्रंथ लिखा था, जो कि औरंगजेब को इन्होंने भेजा था कुछ काव्य रूपी दोहे लिख करके। क्वेश्चन नंबर 140 है, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो बंदा बहादुर यानी वीर बंदा बैरागी ने मखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किले का निर्माण करवाया था, जो कि गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 141 141 है, 141 है वो जयपुर का STD कोड भी है, याद रखना बच्चों। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या है वो फर्रुख शेर ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 142 है, 1717 ईस्वी के दौरान 1716 ईस्वी में सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? मित्रों यहाँ याद रखना, खालसा पंथ की स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, वहीं सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना है वो कपूर सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 143, रणजीत सिंह ने 1792 से 1839 ईस्वी के अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो उन्होंने सबसे पहले लाहौर को जीता, लाहौर के बाद में लाहौर को 1795 ईस्वी में जीता था, अमृतसर को लगभग 1807 ईस्वी में जीता था, और फिर कांगड़ा को जीता, और फिर कश्मीर को, यानी 1 2 3 4 सही काल क्रम है इनका। क्वेश्चन नंबर 144 है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी?
तो महाराजा की उपाधि है वो लाहौर को विजित करने के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने ली थी। लाहौर जो कि सिखों की राजनीतिक राजधानी थी, वहीं सिखों की धार्मिक राजधानी है वो अमृतसर थी, वह जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण है वो गुरु रामदास ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 145, आदि ग्रंथ की रचना है वो गुरु अर्जुन देव ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 145 है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? लाहौर अभियान किया था, जब लाहौर विजय की थी उस समय उन्हें अमृतसर विजय की थी। अमृतसर विजय के दौरान उन्हें अमृतसर से जमजमा नामक तोप या जलजला नामक तोप है वो प्राप्त हुई थी। जमजमा तोप अमृतसर विजय अभियान के दौरान प्राप्त हुई थी। जमजमा तोप रणजीत सिंह को अमृतसर विजय के दौरान मिली थी। क्वेश्चन नंबर 146 है, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर जो कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी थी, यानी सिखों की राजनीतिक राजधानी वो लाहौर थी, वहीं सिखों की यानी पंजाब की धार्मिक राजधानी, सिखों की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ये किस मिसल से छीनी थी? तो रणजीत सिंह ने इसे भंगी मिसल से छीना था। भंगी मिसल है वो लाहौर और अमृतसर भंगी मिसल के अधिकार में था, और रणजीत सिंह है वो शुक्रचकिया मिसल के थे, और इनके पिता का नाम है वो महासिंह था, जो कि शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख थे। बाद में रणजीत सिंह है वो शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख बने अपने पिता महासिंह के बाद में, और बाद में धीरे धीरे रणजीत सिंह ने इन सभी जो कि 9 मिसलों थी, उन सभी मिसलों को पराजित करते हुए एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन 1838 ईस्वी में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे है वो सिख साम्राज्य कमज़ोर होता जाता है, और 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय, और फिर बाद में 1848-49 में लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, और पूरे सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कीजिए। एक तरफ रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि है, और दूसरी तरफ किसके साथ में ये संधि की गई थी? तो अमृतसर की संधि है वो 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के साथ में की गई थी। रोपड़ की संधि है वो 1831 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में की गई थी। और त्रिपक्षीय संधि जिसमें 3 शासकों के मध्य संधि थी, जो कि एक लॉर्ड ऑकलैंड था, दूसरा अफगानिस्तान का शाह शुजा था, और तीसरा है वो रणजीत सिंह स्वयं था। तो त्रिपक्षीय संधि 1838 है वो लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा के साथ में रणजीत सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 148, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि जो कि 1809 में संपादित हुई थी, किस नदी को दोनों राज्यों यानी अंग्रेजों और सिखों के मध्य की सीमा निर्धारित की गई थी? तो वो थी सतलज नदी। सतलज नदी के पश्चिम की ओर महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य रहेगा, और सतलज नदी के पूर्व की ओर अंग्रेजों का राज्य होगा, अंग्रेजों का साम्राज्य होगा। तो सतलज नदी को दोनों के मध्य एक सीमा निर्धारित कर दी गई अमृतसर की संधि के माध्यम से, जो कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 149, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें कौन कौन शामिल थे? इनमें प्रमुख नाम है वंतुरा का था, जो कि फ्रांसीसी था। ये एक प्रशिक्षित आला अधिकारी था जिसने सिख सेना को फ्रांसीसी यानी यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया था। अलार्ड भी था, कोर्ट और गार्डनर भी था, और एविटेबल भी था। ये सभी अधिकारी है वो विदेशी थे। क्वेश्चन, और इन सभी में जनरल वंतुरा का महत्वपूर्ण योगदान था। इसने सिख सेना को यूरोपीय तरीके से सुसज्जित किया था। आधुनिक तरीके से यूरोपीय सेना को प्रशिक्षित करने का काम है वो जनरल वंतुरा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 150 है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक है वो रणजीत सिंह थे, जो कि महासिंह के पुत्र और शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख बने थे, और बाद में शुक्रचकिया मिसल में सभी मिसलों को समाहित करके एक केंद्रीय शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना रणजीत सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 151 है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1835 से 46 ईस्वी और दूसरा आंग्ल
सिख युद्ध है वो 1848 से 49। पहला आंग्ल सिख युद्ध है वो, उस समय भारत के गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल है वो सेकंड लास्ट गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग थे। वहीं कैनिंग से जस्ट पहले है वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में 1845-46 में होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब राज्य का शासक है वो दिलीप सिंह था। क्वेश्चन नंबर 152, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कीजिए। लाहौर की संधि है वो 1846 में की जाती है, बहरोवाल की संधि भी 1846 में की जाती है, और पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में है वो 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी मिला लेता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की सेना बुरी तरीके से पराजित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 153, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया जाता? तो सिंध का विलय 1843 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल उस समय है वो लॉर्ड एलनबरो थी। क्वेश्चन नंबर 154 है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय है वो सर चार्ल्स नेपियर, जो कि अंग्रेजों का मुख्य सेनापति था, उसके नेतृत्व में सिंध विजय की गई थी। क्वेश्चन नंबर 155 है, वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही कालक्रम क्या है? तो इनमें सबसे पहले है वो हैदराबाद करता है 1798 में, फिर मैसूर 1799 में, फिर 1800 में तंजौर, फिर 1801 में अवध, और 1802 में है वो पुणे का पेशवा है वो सहायक संधि यानी सबऑर्डिनरी अलायंस को स्वीकार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 156, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो ऐसा कहा था लॉर्ड वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 157 है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ऐसा कहा था कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 158 है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है वो लॉर्ड वेलेजली था। इसने 1799 ईस्वी के दौरान सबऑर्डिनरी अलायंस की स्थापना की थी, यानी प्रतिपादन किया था सहायक संधि का। क्वेश्चन नंबर 159, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप स्वरूप किसने प्रदान किया? सहायक संधि को एक प्रश्न और रह गया ऊपर। क्वेश्चन नंबर 158 है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, और सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप है वो भारत में है वो लॉर्ड वेलेजली ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 160, सुमेलित कीजिए पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, और इसी समय पिंडारियों के दमन के साथ ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है वो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। ठगों का दमन है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कर्नल सलीमैन ने किया था, और मैकाले की शिक्षा नीति है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आई थी, जिसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आधुनिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो सबसे पहले शुरू की गई थी वो आज्ञा पत्र है वो विलियम बेंटिक के समय। मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1836 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 161, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था चार्ल्स मैटकॉप ने। समाचार पत्रों से जो भी सेंसरशिप लगी थी उस सेंसरशिप को हटाने का काम है वो चार्ल्स मैटकॉप ने किया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो समाचार पत्रों पर जो सेंसरशिप थी उसको हटाने का काम चार्ल्स मैटकॉप ने किया था 4 नंबर। फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय लड़ा गया था, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय
1845-46 में लड़ा गया। वहीं हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट है वो 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 162, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद निषेध है वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जिस राजा के स्वयं का अपना जीवित उत्तराधिकारी नहीं होता था उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था, हड़प लिया जाता था, जबरदस्ती उसको अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता था। और इस नीति के तहत सबसे पहला शिकार है वो सतारा बना था, जो कि 1848 में, सतारा 1848, संबलपुर 1849, बगाट जो कि पंजाब में था 1850, और नागपुर, झांसी 1853, और अवध को कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में। क्वेश्चन नंबर 163, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत यानी गोद प्रथा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद प्रथा पर प्रतिबंध, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के शिकार होने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सभी है वो एक ही क्रम से जमे हुए हैं। सतारा को 1848 में, संबलपुर और जैतपुर को 1849 में, बगाट को 1850 में, उदयपुर को 1851 में, झांसी को 1854 में और नागपुर को 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा है वो लॉर्ड डलहौजी ने बना लिया था। ये लॉर्ड डलहौजी यानी किसी भी गवर्नर जनरल का भारत में इतना बड़ा विस्तार है वो अंतिम विस्तार था। इतना विस्तार बाद में अंग्रेज़ों ने नहीं किया था, बहुत थोड़ा थोड़ा विस्तार हुआ था। इसके बाद में 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम घोषित हो जाता है और BEIC से सीधा राजनीतिक शक्ति है वो ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के पास चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 164, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मैच कीजिए। घटना जो कि किस समय घटी थी? तो सुगौली की संधि जो कि अंग्रेज़ों और नेपाल के मध्य 1816 ईस्वी के दरमियान की गई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है वो 1824 से 1826 के दरमियान लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है वो 1852 में लड़ा गया। और वहीं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है वो 1885-86 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में लड़ा गया था, जिसमें लॉर्ड डफरिन है वो भारत का गवर्नर जनरल था, वाइसराय था। क्वेश्चन नंबर 165, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। और A.O. ह्यूम है वो कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी बने थे। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ से मुंबई शिफ्ट किया गया। और मुंबई में 28 दिसंबर 1885 के दरमियान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। और इसके शुरुआती अधिवेशन में इसके केवल और केवल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और दूसरा अधिवेशन है वो कोलकाता में और तीसरा है वो मद्रास में। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में, जहाँ पर दादा भाई नौरोजी है वो दूसरे अध्यक्ष बने थे। और तीसरे में है वो बदरुद्दीन तैयब जी है वो मद्रास में 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोनों कथनों में से कौन से कथन है वो सत्य है? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थी। रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल न होकर के वॉरेन हेस्टिंग्स है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे 1829 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिक है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये कथन सत्य है, यानी केवल 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 166 है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी है वो लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 167 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? कमजोर मुगल सम्राट था, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का, ये भी सत्य है। कमजोर मुगल सम्राट भी एक संभव कारण था। उत्तर पश्चिम
सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव भी एक कारण था और दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी करना भी एक कारण था। लेकिन आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग इस समय नहीं किया गया था। ये CDS 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग 171 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 168 है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया था मार्तंड वर्मा ने। उसने सामंतों का दमन किया था मार्तंड वर्मा ने। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की थी यानी मार्तंड वर्मा ने। और उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी। तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 169 है, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। यह भी गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा है, किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया। यह अनिवार्य भी नहीं था। और चौथा ऑप्शन है, इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। ब्रिटिश अधिकारी जब तक अनुमोदित नहीं कर देता था तब तक उस राज्य को भारत में अपना राज्य स्वतंत्र राज्य बनाए रखने की कोई छूट नहीं दी जाती थी। जब अंग्रेज अधिकारी लिख कर दे देता था कि यह आपका वारिस है या उत्तराधिकारी है, तब उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता था। और यदि अंग्रेज़ों से ये लिखित में नहीं लिया गया है, पहली बात तो अंग्रेज़ लिखित में देते ही नहीं थे जिनके औलाद नहीं होती थी, इसलिए बहुत ही एकाध कोई राज्य ऐसा बता जिसे अंग्रेज़ों ने लिख कर दिया, बाकी सबको उन्होंने हड़प लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 170 है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में है वो हैदर अली विजयी हुआ था। और बाकी दूसरे में जो कि 1780 से 1784 में हुआ था, हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी। और 1784 में टीपू सुल्तान को मंगलौर की संधि करनी पड़ी। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि होती है, हैदर अली विजयी होता है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कि 1780 से 1784 में होता है, हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाती है। और 1784 में टीपू को मंगलौर की संधि करनी पड़ती है और टीपू की पराजय होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके कार्यकाल में लड़ा जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों का मुख्य सेनापति है वो जनरल मीडोज था। और टीपू सुल्तान की इसमें पराजय होती है और टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है 1792 में। और टीपू सुल्तान का आधे से अधिक राज्य है वो ले लिया जाता है। और टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपया है वो हर्जाने के लिए जाते हैं। और टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेज़ों के पास में रखा जाता है जब तक कि टीपू सुल्तान है वो 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को अदा नहीं कर दे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके समय लड़ा गया था। और इस समय 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और मैसूर साम्राज्य जो कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ने 1761 में हैदर अली है वो मैसूर का शासक बना था वाडियार वंश से छीनकर। और वापस वाडियार वंश के जो नाम मात्र का वो राजा बनाया था उससे सबऑर्डिनरी अलायंस कर लिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में। उस शासक का नाम था वाडियार वंश का कृष्णराज सेकंड। इस बार 2018 फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के पेपर में भी आ चुका है वाडियार वंश के वो शासक कृष्णराज का, यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 इसमें सबऑर्डिनरी अलायंस करके मैसूर राज्य को किसे सौंपा था? तो उसमें आया था बालक कृष्णराज द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 171 है, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? 1757 में सिराज था। सिराज जो कि अलीवर्दी खां का नातिन था, यानी अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र यानी द्वैता था। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे जिससे हमें मोटिवेशन होता रहे, हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूं। और मित्रों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और पास में जो चैनल के पास में जो बेल का आइकन होता है उस बेल के आइकन को प्रेस कर लिए जिससे इसके ऊपर में 2 लाइन आ जाएगी। और जैसे ही हम लोग है वो कोई भी नया वीडियो बनाएंगे तो
इस नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा कि हमने कोई नया वीडियो बना दिया है। आइए मित्रों, और कोशिश करेंगे और बेहतर करने की, आप भी हमें सहयोग कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।